चलिए, तो आपके नीट 2027 के जर्नी का एक वीक निकल चुका है। समझ रहे हैं आप? एक वीक निकल चुका है, कंप्लीट एक वीक निकल चुका है। एक वीक आपकी क्लास हो चुकी है। क्लास आपने एक वीक में जितने भी किए हैं, 6 लेक्चर फिजिक्स के, 6 लेक्चर केमिस्ट्री के, 6 लेक्चर बोटनी के, 6 जूलॉजी के, ऐसे किए होंगे आप, या 3-3 बोटनी जूलॉजी के हुए होंगे, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब मुझे ये बताइए कि क्या आपने सैटरडे इवनिंग को या संडे को पूरा लिख लिख के रिवाइज किया? जल्दी बताइए, क्या लिख लिख के रिवाइज किया? लिख लिख के रिवाइज किया? मैं ये सुनना चाहता हूं आपसे। क्या आपने कंप्लीट 7 लेक्चर 6 लेक्चर के कंसेप्ट को लिख लिख के रिवाइज किया है क्या? जल्दी से बता दीजिए। लिख लिख के, पेपर पे लिख लिख के रिवाइज किया है क्या? आपको मैंने ये बोला था कि लंबे समय तक चीजें आपके दिमाग में तभी रहेगी और आपके दिमाग में कंसेप्चुअल एनालिसिस ज्यादा तभी बैठेगा जब आप चीजों को खुद लिखोगे, बिना किसी नोट्स की मदद के, बिना किसी। जितने लोगों ने किया है थम्स अप कर दीजिए, जितने लोगों ने नहीं किया थम्स डाउन कर दीजिए। क्या वो मैंने कंटिन्यू नहीं किया क्या? जितने लोगों ने किया है थम्स अप करिएगा, जितने लोगों ने नहीं किया है थम्स डाउन करेंगे। ठीक है बेटा? मैंने इसको कंटिन्यू किया था, पता नहीं कैसे चला गया है। चलिए, कंटिन्यू हो गया। ठीक है, तो एक बार बता दीजिए फटाफट। ठीक है ना? वोट टाइप कर लेते हैं। जितने लोगों ने किया है थम्स अप करिएगा, नहीं किया तो थम्स डाउन करिएगा। ठीक है? नहीं भी किया है तो आपको मैं बता दूं, ये बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है करना। क्यों जरूरी है? क्योंकि बेटा, अब ये बात मानो, पढ़े तो आप पिछले साल भी थे। ऐसा तो नहीं है कि आपने डायरेक्ट 8th के बाद ड्रॉप लिया है, डायरेक्टली 10th के बाद ड्रॉप लिया है। आपने 11th एंड 12th में पढ़ा तो है ही कुछ ना कुछ। जब आपने 11th एंड 12th में कुछ ना कुछ पहले से पढ़ा हुआ है, जब आप 11th एंड 12th में कुछ ना कुछ पहले से पढ़ा हुआ है, फिर आपको यहां इतनी दिक्कत क्यों आई? क्योंकि हम ना इंसान हैं, और इंसान है तो इंसान के दिमाग से चीजें निकल जाती है। अगर जितना आपको पढ़ाया जाए वो सारे चीज दिमाग में रह जाए तो फिर आप पागल हो जाएंगे। तो चीजें दिमाग से निकलती है। अब अगर चीजें दिमाग से निकल रही है तो आपको उसको लिख लिख के वापस से रिवाइज करना पड़ेगा, दिमाग में वापस डालना पड़ेगा। आपको क्या लगता है, आप क्लास में जो पढ़ रहे हो, मैं जानबूझ के इतने सीक्वेंस में और सिस्टमैटिक तरीके से इसलिए पढ़ाता हूं कि आपको लंबे समय तक याद रहे, और जब आप रिवीजन करने जाओ ना तो आसानी से कर पाओ। अगर मैं बहुत रैंडम अभी पढ़ा दूंगा ना, चीजें मिक्स करके पढ़ा दूंगा ना, तो लास्ट में जब आप नोट्स खोलोगे ना तो कुछ दिखेगा ही नहीं। आपको लगेगा कि अरे यार, जो पढ़ा तो सब भूल गया। और ये होगा, तुम लिख के रख लो और ये मेरी बात रिकॉर्ड करके रख लो, अगर कर सकते हो तो। तुम्हें 4 महीने बाद, 3 महीने बाद ऐसा महसूस होगा कि स्टार्टिंग के 3 4 से 5 चैप्टर में क्या पढ़ा था कुछ भी याद नहीं आ रहा। नोट्स खोलोगे तो लगेगा कि ये क्या है, ऐसा क्या पढ़ाया था मास्टर ने, कुछ भी याद नहीं आएगा। तो ये लंबे समय तक दिमाग में टिके, इसके लिए जरूरी है कि आप जो भी पढ़ रहे हैं पर डे के बेसिस पे उसको लिखिए। दूसरी बात, आपको क्लास में ऐसा समझ आ रहा होगा कि यार टीचर जब पढ़ाता है तो मुझे एकदम मजा आ जाता है, मेरे दिमाग में चला जाता है, सब एकदम सेट हो जाता है, सब समझ में आता है, लेकिन बाद में क्वेश्चन नहीं होता। बात ये नहीं है कि आपको सब समझ में आ रहा है, प्रॉब्लम ये है कि आपको लगता है कि सब समझ में आ रहा है, लेकिन कुछ चीजें, कुछ कनेक्शन, कुछ पॉइंट्स आप नहीं डॉट को कनेक्ट कर पाते हो। लेकिन जब वही आप खुद लिखोगे ना, जैसे स्ट्रेट लाइन के सारे कंसेप्ट को, सारे मेजर मेजर ग्राफ को लिखना है। चलो मैं एग्जांपल बताता हूं। मैंने स्ट्रेट लाइन पढ़ा है, अब स्ट्रेट लाइन के सारे एग्जांपल को लिखने हैं, सारे एग्जांपल को रिवाइज करने। तो एक्टिव रिकॉल किसको कहते हैं? एक्टिव रिकॉल, नोट्स बंद कर दिया, वीडियो बंद कर दिया, सीधा एक ब्लैंक रफ पेज लिया। अब उस रफ पेज में देखो, आधे लोग किए बेटा, ऐसे तो ठीक है, आधे लोग बहुत अच्छी बात है, लेकिन आधे लोगों को करना चाहिए। उस रफ पेज में अब मैं क्या करूंगा सुनना, रफ पेज में क्या करूंगा कि मैं शुरू करूंगा, मास्टर ने स्ट्रेट लाइन पढ़ाया था। अब मैं सीधा यहां से जाऊंगा कि स्ट्रेट लाइन का मास्टर ने इक्वेशन बताया था y इज इक्वल टू mx प्लस सी। किसी भी एक स्ट्रेट लाइन का स्लोप हर जगह पे कांस्टेंट होता है। अब वो स्लोप कैसे निकालते हैं? तो स्लोप निकालते हैं tan थीटा से, जहां पे थीटा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल देखते हैं। अगर थीटा 90 से छोटा है तो स्लोप मेरा पॉजिटिव आएगा, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan की वैल्यू पॉजिटिव होती है। लेकिन यहीं पे अगर मैं ग्राफ बनाता हूं और ये जो एंगल है थीटा 90 डिग्री से बड़ा है, अगर एंगल 90 डिग्री से बड़ा है तो tan की वैल्यू निगेटिव आ जाएगी, मतलब स्लोप तेरा निगेटिव आ जाएगा। और ये सी इंटरसेप्ट होता है, ये पॉजिटिव y में कट करेगा तो y की वैल्यू पॉजिटिव, इंटरसेप्ट पॉजिटिव। और अगर निगेटिव y एक्सिस में कट करता है, ये ग्राफ ऐसे मैंने बनाया, ये निगेटिव y एक्सिस में कट किया तो इसका इंटरसेप्ट निगेटिव।
इंटरसेप्ट दो तरह का होता है, एक पॉजिटिव वाई इंटरसेप्ट और एक्स इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट का क्या मतलब है, यहां पे एक्स की वैल्यू 0 रखो, जैसे तुम x को 0 पुट करोगे 0 मल्टीप्लाई m पूरा 0 हो जाएगा। मतलब जब आपने x को 0 रखा तो y की वैल्यू कितनी आ रही है, c। देखो y की वैल्यू हो जाएगी c। मतलब जब x 0 है, x 0 कहां होते हैं, y एक्सिस पे, जो x 0 है तो y जहां पे कट करेगा वो y की वैल्यू हो जाएगी। अब यही तो कहते हैं कि अगर ग्राफ ओरिजिन से पास कर रहा है, इसका मतलब y की वैल्यू 0 है एट x इज इक्वल टू 0, क्योंकि ओरिजिन पे 0,0 होता है। आप ये रिवाइज करोगे कि चलो दो स्ट्रेट लाइन अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर, देखो 90 डिग्री का एंगल है, ये थीटा है, 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा बना है, तो दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट m1 इंटू m2 -1 होगा, -1 होगा। अब जैसे y इज इक्वल टू √3x -4 है, तो ग्राफ कैसा बनेगा, -4 मतलब निगेटिव इंटरसेप्ट पे कट करेगा, और √3 मतलब पॉजिटिव है। देखो x का मल्टीप्लाई √3 मतलब पॉजिटिव है, तो थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री होगा। उसके बाद रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में क्या समझाया सर, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में समझाया कि y इज इक्वल टू अगर 1/x है तो ये ग्राफ y और x का रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक बनेगा। अगर y इज इक्वल टू 1/x स्क्वायर है तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक जैसा बनेगा, लाइक रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक, लाइक रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक। इन दोनों ग्राफ को एक ग्राफ में बना के कंपेयर करेंगे, एक ग्राफ में बना के कंपेयर करेंगे, तो अगर ये y इज इक्वल टू 1/x है तो y इज इक्वल टू 1/x स्क्वायर है। इन दोनों में x को 1 रखने पे y1 आएगा, x को 1 y1, x को 1 y1, तो दोनों ग्राफ टच करेगा। सर दो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला टच नहीं करता, हाँ तो दो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला टच नहीं करते। यहाँ पे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला थोड़ी ना है, ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, और ये लाइक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, इसलिए टच किया है। ये दोनों रेक्टेंगुलर हाइपरबोला नहीं है। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है जब स्ट्रिक्टली 1/x हो, या 2/x भी चलेगा। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला नीचे x है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x, y इज इक्वल टू 3/x। सर लेकिन ये ऊपर कांस्टेंट होने से क्या फर्क पड़ेगा, तो फर्क ये पड़ेगा कि ये ग्राफ अगर 1/x का है तो ये होगा ये 1/x का है तो ये होगा 2/x का, ये होगा 3/x का, ये होगा 4/x। कांस्टेंट जितना बढ़ता जाएगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक उतना शिफ्ट हो जाएगा। रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक के लिए नीचे x का पावर 1 होना चाहिए। और सर जी इतना है किया है तो हम पैराबोला भी देख लेते हैं, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y और x अगर अपवर्ड पैराबोला, देखो प्लस एक्स स्क्वायर मतलब अपवर्ड पैराबोला, ऊपर की तरफ खुला हुआ। अब इसी में y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3 कर दिया, तो देखो x को 0 रखने से y कितना आ रहा है 3, तो ऐसा ग्राफ बनेगा, ऐसा ग्राफ बनेगा। मतलब y एक्सिस की वैल्यू कितनी होगी जब x 0 है, 3 आ रही तो 3 पे कट करेगा, और ये ऊपर अपवर्ड पैराबोला। सर इसका स्लोप, तो स्लोप सर x का मल्टीप्लायर नहीं, y इज इक्वल टू mx प्लस c सिर्फ स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन में जो x का मल्टीप्लायर होता है डायरेक्ट स्लोप बताता है, लेकिन y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर में स्लोप अभी आगे पढ़ेंगे, स्लोप नहीं पढ़ा अभी, स्लोप नहीं पढ़ा अभी। एंड y इज इक्वल टू अगर √x हो तो ग्राफ आपका कुछ इस तरह से बनेगा, y और x का, y और x का। ऐसे आपको लिख के रिवाइज करना है। मैं आपको रिवाइज नहीं करा रहा था, मैं आपको रिवाइज नहीं करा रहा था, मैं बता रहा था ये कैसे करना है, और उसके बहाने मैंने आपको करा भी दिया। सर एमआर एक्सप्रेस बनाओ, हाँ मैं तो एमआर एक्सप्रेस नहीं, एमआर सुपर फास्ट बना दूंगा, लेकिन बात यहां पे चल रही है आपको एफर्ट्स डालने की। आप समझ नहीं रहे हो बात को। मैं कितना भी एफर्ट्स डाल लूं मैं नहीं जाऊंगा एग्जाम में, आपको जाना है, आपको जाना है। दो डिफरेंट रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कट क्यों नहीं करते, चलिए बताते हैं। थोड़ा ये आप खुद भी सोच सकते थे कि y इज इक्वल टू 1/x है एंड y इज इक्वल टू 2/x है, कोई भी एक x की वैल्यू पे इन दोनों में y सेम आएगा, कभी भी नहीं। चाहे x को तुम यहां 10 रखो तो 1/10, यहां 10 रखोगे तो 2/10 आएगा। तो दोनों में सेम x पर दोनों y की वैल्यू अलग आएगी, क्योंकि फंक्शन ही अलग है, तो सेम x पर दोनों कभी कट कर ही नहीं सकते। ठीक है, तो प्रॉमिस करिए, प्रॉमिस क्या करिए, खुद से करिए, मेरे से मत करिए। अगर आपको कॉलेज चाहिए तो आपको डिसिप्लिन में रहना होगा और फोकस में रहना होगा, और रोज का काम आपको रोज करना पड़ेगा। एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूं। कई बार क्या होता है ना, बच्चा कहता है ठीक है सर कर लेंगे, आज नहीं किया सर कल 10 सवाल ज्यादा कर लेंगे, आज नहीं किया परसों में 20 सवाल ज्यादा कर लूंगा। नया नया जब बैच स्टार्ट होता है तो जोश बहुत ज्यादा होता है कि मैं ये चीर फाड़ कर दूंगा। सुनना, एक बहुत ही रिलेटेबल एग्जाम्पल बता रहा हूं। हम रोज सोते हैं, हाँ सर सोते हैं। अगर मैं ये सोचूं कि मैं ना आज 20 घंटे 30 घंटे सो लेता हूं क्योंकि अगले 4-5 दिन तक मुझे कहीं जाना है तो मैं नहीं सोऊंगा, क्या ये पॉसिबल है किसी इंसान के लिए कि वो अगले 6 दिन का नींद एक दिन में पूरा कर ले और फिर चला जाए? यस और नो में जवाब देना।
यस और नो में जवाब देना। क्या ऐसा हो सकता है कि मैं 6 दिन तक जगा रहूं और फिर 6 दिन बाद मैं उस 6 दिन की नींद को पूरा कर लूं? नहीं। पर हो सकता है ना 6 दिन तक आप नहीं सोए और आप एक काम करना, लगातार 40 घंटे 50 घंटे सो लेना। तो सबसे पहली बात, जब आप 6 दिन तक लगातार नहीं सोएंगे तो आप मरेंगे नहीं, आप जिंदा रह सकते हैं। लेकिन उस 6 दिन में जो स्लीप की डिफिशियंसी हुई है वो अगले 6 दिन बाद लगातार 50 घंटे सोने से भी पूरी नहीं होगी। वो परमानेंट आपके बॉडी को डैमेज करेगा ही करेगा। 6 दिन का स्लिप ना लेना आपकी बॉडी को परमानेंट डैमेज करेगा, पहली बात। दूसरी बात, लगातार 20 घंटे 25 घंटे 40 घंटे नहीं सोया जा सकता है, आप उठ ही जाओगे। और सेम ये पढ़ाई में होता है। अभी आपको क्या लगेगा, पढ़ाई नया शुरू हुआ है तो अभी तुम पे वर्कलोड थोड़ा कम है, तुमको लगेगा सर यहां से भी क्वेश्चन कर लेता हूं, वो भी कर लेता हूं, ऐसे भी कर लेता हूं, ये भी कर लेता हूं। कोई फायदा नहीं करेगा। डिसिप्लिन एंड फोकस ही फायदा करेगा। आपको अगर लग रहा है कि मेरे पास अभी टाइम ज्यादा है तो मैं 50 और चीजें कर लूंगा, यहां की भी सीट वहां की भी सीट यहां से उठाए कर लूंगा, कोई फायदा नहीं करेगा। फायदा क्या करेगा कि क्या जो आप आज कर रहे हो उसको लास्ट तक कर पाओगे? रोज का काम आप रोज कर पा रहे हो? क्लास में पढ़ने के बाद क्या आप शॉर्ट नोट्स बना रहे हो? क्या क्लास में जो पढ़ा है केमिस्ट्री एंड फिजिक्स में स्पेशली, क्या उसको लिख के रिवाइज कर रहे हो? नहीं कर रहे हो तो अपना नुकसान कर रहे हो। जो आपको डीपीपी और सीट मिल रहा है वो कर रहे हो, इतना करो। और सुनो, स्टार्टिंग में उतना ही करना जितना तुम जनवरी तक फरवरी तक रोज करने की औकात रखना, नहीं तो कुछ भी किया हुआ बेकार चला जाएगा, बर्बाद चला जाएगा, खत्म हो जाएगा। समझे? समझे? ठीक है। संघर्ष असाइनमेंट 3 कब आएगा? आज ही आ जाएगा बेटा, ठीक है? ठीक है, आज ही आ जाएगा। और एक दो बच्चे मुझे मैसेज कर रहे हैं सर आपका नोट सफिशिएंट है, पेपर टफ आ रहा है। तो पेपर टफ आ रहा है तो 2025 में जो बच्चे सेलेक्ट हुए थे वो कहां से पढ़ के सेलेक्ट हुए थे? पीडब्ल्यू के। और इस बार में भी जो पेपर टफ आया था री नीट में, उसमें 180 में से 180 फिजिक्स में पूरे इंडिया में बहुत ही गिने चुने 5 बच्चों का आएगा, ठीक है ना? उसमें से जो मैंने कंटेंट पढ़ा है उसमें से ही पढ़ के कुछ बच्चे आएगा, ये भी मैं आपको बता दूं। 160 170 प्लस भी आएगा, ये भी मैं आपको दिखा दूंगा, ठीक है? और बहुत सारे बच्चे सेलेक्ट होंगे बाय डिफॉल्ट ऑब्वियसली। तो देखो 11 12 की फिजिक्स, अच्छा मैं बार बार आपको बोल रहा हूं पेपर टफ होता है तो कम ही क्वेश्चन करने होता है। और पेपर टफ कब होता है? जब रीनीट होता है, इतना ध्यान रखना। क्यों नहीं पेपर नीट 2026 का टफ आ गया था? तो भाई टफ आए आसान आए, पढ़ोगे तो फिजिक्स ही, करोगे तो नीट का पीवाईक्यू, जेई मेन का पीवाईक्यू, एडवांस का पीवाईक्यू और अच्छे क्वेश्चंस, यही करोगे कि कुछ और कर लोगे? और जब क्वेश्चन क्रिएटिव और टफ बनाना तो मुझे दे दो, मैं 5 सवाल ऐसा बना दूंगा कि दुनिया में किसी से सॉल्व ना हो। दुनिया छर खड़ी बात है, किसी बच्चे से ना हो। दुनिया में तो बहुत महान लोग भी रहते हैं, किसी बच्चे से ना हो। तो ये बहुत आसान है, टफ 5 सवाल 10 सवाल बना देना, ये बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन फिर वो नहीं है ना, वो आउट ऑफ लीक हो गया, आउट ऑफ बॉक्स हो गया। हाँ, उसके हम क्या कर सकते हैं? उसके हम क्रिटिकल थिंकिंग अप्रोच कर सकते हैं। लैंग्वेज वाले क्वेश्चन ज्यादा करेंगे, लैंग्वेज लेंदी था तो लैंग्वेज वाले क्वेश्चन ज्यादा करेंगे। मिस्टर फिजिक्स में खूब सारे लैंग्वेज वाले क्वेश्चन है, लैंग्वेज वाले क्वेश्चन ज्यादा करेंगे। असाइनमेंट आपको दिया, असाइनमेंट ज्यादा करेंगे। जे एडवांस के क्रिटिकल थिंकिंग बेस्ड सवाल करेंगे, यही कर सकते हैं, हमारे हाथ में जो है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो ये रिवीजन करा है, इसका ध्यान रखेंगे, कुछ इस तरीके से आप रिवीजन करेंगे। ठीक है भाई, पैनिक नहीं होंगे और पूरे साल भर मेहनत अगर करेंगे तो आप जरूर सक्सेसफुल होंगे। ठीक है, टफ असाइनमेंट, हाँ टफ, वही गलती करती ना, टफ असाइनमेंट आज ही से टफ बना दूं क्या? पहले बेसिक मैथ में टफ बना दूं? बेसिक मैथ में क्या टफ होगा? टफ आएगा काइनेमेटिक्स में, वर्क एनर्जी पावर, लॉज ऑफ मोशन, इलेक्ट्रोस्टैट में टफ बनाऊंगा ना, और वो भी आ जाएगा अभी से 10-15 दिन बाद ही। टफ ऐसा थोड़ी कि नहीं बनेगा। और सुनो, एनसीईआरटी तक की ये याद रखना, अगर तुमको थोड़ा बहुत भी डाउट है कि हम क्या करें क्या नहीं करें तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर कर दो। मैं तुमको इस पेपर में भी, रीनीट में भी 20 सवाल ऐसे देखे जो डायरेक्टली एनसीईआरटी से है, वो मैं आपको दिखा दूंगा। ठीक है ना? तो एनसीईआरटी द किंग, पहले क्लास पढ़ो, क्लास के सारे काम करो, और पैरेलल एनसीईआरटी में जो बताता चलो वो पूरे 28 चैप्टर। अच्छा एक बात और समझो, एनसीईआरटी 2 चैप्टर का नहीं, 4 चैप्टर का नहीं, पूरे 28 चैप्टर का। एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर पूरे 28 चैप्टर का। इतना अगर तुमने कर लिया ना फिर कुछ बचेगा ही नहीं। ठीक है ना? चलिए टुडेज गोल शुरू करते हैं बेटा। आज का जो हमारा गोल है वो है स्लोप ऑफ ग्राफ, है ना, एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। स्लोप ऑफ ग्राफ एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हम चर्चा करेंगे। ठीक है भाई,
स्लोप ऑफ ग्राफ एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन की चर्चा करेंगे। हाँ ऑफ कोर्स भाई, ऑफ कोर्स जो होमवर्क दिया था उसको हम बात करते हुए चलेंगे। चलिए, तो ये हमको होमवर्क दिया था, ड्रॉ ग्राफ बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड स्पीड एंड काइनेटिक एनर्जी एंड स्पीड का होल स्क्वायर। सबसे पहले जब भी आपको किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का ग्राफ प्लॉट करना हो,